Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Students, today we are going to discuss a beautiful poem of plus 2 class from book Flamingo, an elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender. Stephen Spender, he is a British poet. He was from 1909 to 1995. Here in this poem, ये जो पोइम आपके सामने है, यहाँ इस पोइम के अंदर पोइट आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? पोइट हमें बता रहे हैं अबाउट सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। सोशल इनजस्टिस इतने सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वालिटीज इसका मतलब समाज के अंदर असमानता, इसके बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली है क्या, इसके पीछे स्टोरी क्या है कि पोइट विजिट करते हैं लंदन के एक स्लम एरिया के अंदर। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियों का, गरीब लोगों का एरिया। एक ऐसे एरिया में पोइट जाते हैं जो झुग्गी झोपड़ी है, उस इलाके की एक प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल मींस प्राइमरी स्कूल को विजिट करते हैं। वहां पर उस स्कूल की हालत और बच्चों की हालत बहुत ही मिजरेबल है और उनको देख करके पोइट को बहुत महसूस होता है। ही वाज मूव्ड देयर एंड ही रोट दिस पोइम। इस पोइम के अंदर पोइट बताते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। वन आर हैव्स, हैव्स मींस द पीपल हु आर वेरी रिच, हु आर वेरी पावरफुल, they are the rulers, and the second are have nots. Have nots means the people who are poor, वो दूसरे लोग गरीब हैं। तो यहां पर पोइट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब है वो गरीबी है, अमीर है वो अमीर होता हुआ जा रहा है। सरकार भी गरीबों को अमीरों के बराबर लाने की कोशिश नहीं करती, उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो अमीरों को या फिर जो ताकतवर लोग हैं उनको मिलती हैं। तो इस पोइम के अंदर हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके वर्ड मीनिंग्स की, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे पूरी पोइम को, और उसके बाद हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस देखेंगे। क्वेश्चन आंसर हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मिल भी जाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं इनके वर्ड मीनिंग की। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इज पल्लर। पल्लर का मतलब होता है जो गरीब बच्चे होते हैं उनका चेहरा पीला होता है खून की कमी की वजह से। पल्लर मींस पेल फेस। सेकंड स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है ऐसा कोई बच्चा जिसकी बॉडी पूर्ण रूप से डेवलप ना हुई हो। इट मींस अनडेवलप्ड बॉडी। किसी बच्चे का अनडेवलप्ड बॉडी, पूरा जो बच्चा विकसित ही ना हो, उसको यहां पर स्टंटेड कहा गया है। वीड्स, वीड्स एक ऐसे पौधे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं। दे ग्रो बाय देमसेल्फ, वो खुद ही उगते हैं, उनको कोई पैदा नहीं करता। इसको हिंदी में मेरे ख्याल से खरपतवार बोलते हैं। यस। गनर्ड, गनर्ड का मतलब होता है एक ऐसी डिजीज जिसमें गांठें हो जाती है शरीर के अंदर, वो एक डिजीज है, ये बीमारी है। ये ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब यहां पर बेंट होता है। वैसे तो ट्विस्ट का मतलब होता है बल चढ़ना होता है, लेकिन यहां हमारी पोइम के अंदर बेंट हो जाएगा। एक ऐसे बच्चा जिसकी हड्डियां जो होती है वो बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है, उसके बारे में यहां पर बात की जाएगी। विकेड का मतलब बैड होता है, बुरा। टेम्पटिंग का मतलब होता है एक्साइटिंग, प्रोवोकिंग समबॉडी, किसी को उत्तेजित करना। उसके बाद है स्लैग। स्लैग का मतलब तो वेस्ट होता है, जो कोई इंडस्ट्रीज के अंदर से जब वेस्ट मटेरियल जो निकल के आता है उसको स्लैग कहा गया है यहाँ पर। कैटाकोम्ब, कैटाकोम्ब का मतलब ग्रेव होता है, कब्र, जो अंडरग्राउंड कब्र बनती है उनको कैटाकोम्ब कहा गया है यहाँ पर। एजोर, एजोर का मतलब होता है आकाश, नीला आकाश, बिल्कुल साफ आकाश, उसको कहा गया है। और स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली। ये वर्ड्स आप लोगों के इस बुक के अंदर, इस पोइम के अंदर से आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है आपकी पूरी, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स। 4 पैराग्राफ या ये कहिए 4 स्टेंजाज में इस पूरी की पूरी पोइम को बांटा गया है। तो आइए हम एक एक स्टेंजा को लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। हर स्टेंजा के अंदर पोइट ने अलग अलग बातें बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट जो स्टेंजा है, इसके अंदर पोइट बच्चों को एक्सप्लेन करता है, उनके बारे में डिटेल्स हमें दे रहा है। द स्टूडेंट्स हु आर सीटिंग इन द क्लासरूम्स, उनके बारे में पोइट बता रहे हैं कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। आइए देखते हैं हम। Far, far from gusty waves, these children face like rootless weeds, the hair torn round their pallors. Yes, far from gusty waves. अब आप कल्पना कीजिए, जो छोटे बच्चे, जब प्राइमरी के बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे हुए होते हैं तो बच्चे कैसे होते हैं। यहां वर्ड दिया गया है गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब तो ये होगा स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा होती है। फार, फार स्टूडेंट्स, जब पोइट 2 बार एक ही वर्ड का प्रयोग करता है, इसका मतलब कि पोइट एक उसी वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा है, उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं पोइट। तो ये कह रहे हैं बहुत बहुत दूर हैं इन बच्चों के चेहरे जो इस क्लास में बैठे हुए, किससे? गस्टी वेव्स, तेज हवाओं के झोंके से।
कि ये जो बच्चे इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इनका चेहरा तेज हवाओं के झोंके से बहुत 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 दूर है। अब इसको समझो क्या है स्टूडेंट्स। छोटे बच्चे जो होते हैं वो फुल ऑफ एक्टिविटी होते हैं, चीखते मिलेंगे, चिल्लाते हुए मिलेंगे, शोर करते हुए मिलेंगे, उछल कूद करते हुए मिलेंगे। उनके चेहरे पर एक ग्लो होता है, एक चार्म होता है, उनका जो लाइफ होता है वो फुल ऑफ एनर्जी होता है। इन सब चीजों को पोइट ने क्या कहा है, गस्टी वेव्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों की ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन पोइट कहता है कि ये जो चीजें मैंने आप लोगों को अभी अभी बताई, एनर्जी है बच्चों के अंदर, एक्टिविटी से भरा हुआ उनका जीवन है, वो ग्लो है, वो चार्म है, वो जॉय है उनके चेहरे के ऊपर, वो सब चीजें इन बच्चों के अंदर नहीं है, इनके चेहरे में वो सब चीजें नहीं है, और ये बच्चे इन सब चीजों से बहुत बहुत दूर हैं। पोइट आपको ये बताना चाहता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन आर नॉट फाउंड इन द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम। जो बच्चे इस क्लासरूम में बैठे हैं उनमें बच्चों वाली कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। पैलर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पीला चेहरा, उस चेहरे के ऊपर हेयर टोन राउंड स्कैटर्ड, हेयर आर स्कैटर्ड, उनके हेयर, उनके बाल बिखरे हुए हैं। इसका मतलब वो बाल मैनेज नहीं है। इसका मतलब उनके जो हेयर हैं दोज आर नॉट वॉश्ड, उनको धोया हुआ नहीं है। इसका मतलब दो आर नॉट पम्प्ड, उनको कंघी नहीं कर रखी। और उन बालों को पोइट ने किससे कंपेयर किया है, लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स मैंने आप लोगों को बताया कि ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। जिस तरह से अनवांटेड प्लांट्स जहां मन में आती है वहीं उग आते हैं, जिनको कोई उगाता नहीं है, उसी तरह से इन बच्चों के भी बाल इनके पीले चेहरे के ऊपर बिखरे हुए हैं। इनके पीले चेहरे पर वो बाल बिखरे हुए हैं, उनको मैनेज नहीं किया हुआ, उनको प्रॉपर्ली वॉश नहीं कर रखा, उनको कॉम्ब नहीं कर रखा। एक मतलब तो ये है। अच्छा, रूटलेस वीड्स, वीड्स वो पौधे जो रूटलेस है, जिनके नीचे जड़ नहीं है, ऐसे पौधों की तरह से इनके बाल बिखरे हुए हैं। तो एक मीनिंग तो बच्चों इसका आ रहा है कि इनके बाल इस तरह से बिखरे हुए हैं। एक और मीनिंग इसका आता है कि इन बच्चों को ही रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया है। और पोइट ये कहना चाहता है जिस तरह से रूटलेस वीड्स अनवांटेड होते हैं, उसी तरह से ये बच्चे भी यहां पर अनवांटेड हैं समाज के अंदर। और जिस तरह से उन वीड्स का रूट्स नहीं है, उनके फाउंडेशन नहीं है, उसी तरह से ये जो बच्चे यहां पर स्लम्स के अंदर पैदा हुए हैं, ये भी समाज से इनकी कोई बाइंडिंग नहीं होती और समाज की वैल्यू से इनका कोई लेना देना नहीं होता। पोइट आप लोगों को ये बताना चाह रहा है। तो पहली 2 लाइंस मेरे ख्याल से आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। फर्स्ट लाइन के अंदर पोइट कह रहा है कि जो बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, इनके अंदर बच्चों वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नहीं है, ये उनसे बहुत दूर है। दूसरा, वो बता रहे हैं कि इन बच्चों के जो बाल हैं वो इस तरह से बिखरे हुए हैं जैसे कि जो रूटलेस वीड्स होते हैं। पोइट यहां पर शिमली का प्रयोग कर रहे हैं, लाइक वर्ड का प्रयोग कर, इसका मतलब ये शिमली एक लिटरेरी डिवाइस है। और यहां पोइट ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये वीड्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अनवांटेड होते हैं, उसी तरह से ये बच्चे भी अनवांटेड है, समाज में इनकी आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि ये वीड्स भी रूटलेस हैं, उसी तरह से ये जो बच्चे हैं जो यहां पर बैठे हैं, ये भी समाज से कटे हुए होते हैं, समाज के साथ इनकी कोई बाइंडिंग नहीं होती और सामाजिक वैल्यू से इनका कोई लेना देना नहीं होता। अब आगे जो पंक्तियां चल रही स्टूडेंट्स, उनके अंदर पोइट आप लोगों को एक एक बच्चे का वर्णन करके बता रहा है यहां पर। तो आइए, यहां पर 4 बच्चों का वर्णन करता है। आइए, फर्स्ट कौन है, द टोल गर्ल विद हर वे डाउन हेड। सबसे पहली एक लंबी सी लड़की बैठी उस क्लासरूम के अंदर। तय है कि जब वो लंबी है तो बाकी बच्चों से शायद उम्र में भी बड़ी होगी, वो शी इज ओल्डर एज कंपेयर टू अदर्स। एक लंबी लड़की बैठी है, बट द पोजिशन ऑफ हर इज दैट शी इज नॉट रेजिंग हर हेड, शी इज सिटिंग विद डाउन हेड। वो अपना सर ऊंचा नहीं कर रही, वो केवल और केवल डाउन हेड के साथ ही बैठी है। अब वो डाउन हेड के साथ क्यों बैठी है, उसके पीछे रीजन होगा। पहला, शी इज परहैप्स वेरी वीक, शायद बहुत ही कमजोर है, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि शी कैन रेज हर हेड, सिर को ऊंचा उठा सके। सेकंड बच्चों, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी परहैप्स शी इज सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, शायद गरीबी की वजह से उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो शर्मा रही है और इसलिए वो सर को ऊंचा नहीं उठाती। एक तो ये लड़के। दूसरा क्या है, पेपर शीमिंग बॉय विद रेड साइज। एक और लड़का बैठा वहीं पर, और वो कैसा है, पेपर शीमिंग बॉय। अब बच्चों, ये पेपर शीमिंग बॉय का मतलब होगा एक बिल्कुल कमजोर बच्चा, पेपर जैसा। अब इस पेपर की थिकनेस देखो कितना मोटा है, ये इतना ही मोटा, इतना ही, यानी कि इतना ही कमजोर वो बच्चा। दूसरा, पेपर का कलर कैसा है, व्हाइट, तो उस बच्चे का भी कलर व्हाइट है। और व्हाइट कब होता है बच्चा,
लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी की वजह से बच्चा व्हाइट होता है। तो कहता वो बच्चा भी खून की कमी की वजह से व्हाइट है और बिल्कुल कमजोर है, और उसकी आंखें कैसी हैं, रैट्स आईज, चूहे जैसी आंखें। अब बच्चों चूहे की आंखें कैसी होती है, चूहे की आंखों का दो, यहां पर ये एक मेटाफर आ रहा है, मैं बताऊं आप लोगों को मेटाफर क्या होता है। यहां ये मेटाफर का प्रयोग किया गया है, चूहे की आंखें दो चीजें बता। फर्स्ट, दे रिमेन ऑलवेज टेरिफाइड, चूहा हमेशा डरा हुआ होता है कि पता नहीं किधर से खतरा आ जाए। और सेकंड, ही वांट्स टू गेट एवरीथिंग व्हाटएवर ही इज वाचिंग, चारों तरफ देखता रहेगा, उसके अंदर लालच भरा हुआ होता है। तो चूहे जैसी आंखों वाला एक और बहुत ही कमजोर बच्चा यहां पर बैठा है, यानी कि ये बच्चा टेरिफाइड है, और दूसरा ये देख रहा है कि जो कुछ मिल जाए उसी को ये प्राप्त कर ले, यानी कि लालच भरी नजरों से ये बच्चा यहां पर बैठा हुआ है। तो दो बच्चे हो गए, पहला एक टॉल गर्ल, सेकंड पेपर स्विमिंग बॉय। थर्ड है द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, एक और बच्चा है स्टंटेड। मैंने आप लोगों को बताया स्टंटेड का मतलब ऐसा बच्चा जिसकी बॉडी पूरी डेवलप ना हो, अनडेवलप्ड बॉडी। एक ऐसा बच्चा अनलकी हेयर, हेयर का मतलब सक्सेसर होता है, वारिस है। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा वारिस जो अभागा है और जिसका शरीर पूरा डेवलप नहीं हुआ, और ट्विस्टेड बोन्स, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, एक डिजीज है, और क्या है, ट्विस्टेड बोन्स, उसकी हड्डियां मुड़ टूट रही हैं। अब ये हड्डियां क्यों मुड़ती हैं बच्चों, लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम किससे मिलता है, आप लोगों को दाल से मिलता है, आपको मिल्क से मिलता है, दूध से मिलता है। तो इसका मतलब ये बच्चे किसके शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन के, ये कुपोषण के शिकार है, इनको प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहे, और उसका नतीजा क्या है, इनकी हड्डियां मुड़ गई। तो कहता है एक और बच्चा है जिसका शरीर पूरा डेवलप नहीं हुआ, और उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो एक सक्सेसर है, एक वारिस है अपने माँ बाप का, जिसकी हड्डियां मुड़ी तुड़ी हुई है, और वो हड्डियां मुड़ी तुड़ी, वो जो डिजीज है इन मुड़ी हुई हड्डियों का, वो कहां से मिला उसको, रिसाइटिंग ए फादर्स गनल्ड डिजीज, रिसाइटिंग ए फादर गनल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो बच्चा अपनी डेस्क पर अपना पाठ पढ़ रहा है, और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो डिजीज कहां से आई उसको, दैट ही गॉट दिस डिजीज इन इनहेरिटेज। वो बच्चा बता रहा है कि इनहेरिटेड डिजीज है ये, कि उसको जो ये डिजीज मिली है वो इनहेरिटेड है, उसके पैतृक है, उसके माँ बाप से उसके अंदर ये डिजीज आई है। अब आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ये बताने चाहते हैं कि ये जो बच्चे बैठे हैं ये ही परेशान नहीं है, इनके पीछे वाली जो जनरेशंस हैं वो भी इसी तरह से परेशान होती हुई आई हैं। यस, रिसाइटिंग ए फादर्स गनल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पर अपना पाठ पढ़ रहा है, और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको उनके फादर्स पेरेंट्स से ये डिजीज मिली हुई है। मीन्स द बेबी इज एक्सप्लेनिंग नॉट अबाउट द फैसिलिटीज व्हाट एवर गिवन बाय हिज पेरेंट्स, बट द डिजीज दैट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, कि वो डिजीज के बारे में बता रहा है कि उसके पेरेंट्स उसको मिला है। नेक्स्ट एक और है बच्चा, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, और पीछे क्लास के पीछे जहां लाइट का प्रबंध नहीं है, जहां अंधेरा है, एक ऐसा बच्चा है जिसको पॉइंट देख ही नहीं पाया, अननोटेड, स्वीट एंड यंग, एक प्यारा सा छोटा सा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइज लिव्स इन ड्रीम, वो सपनों के अंदर है, वो कल्पनाओं के अंदर खोया हुआ है। ऑफ स्क्वायल्स गेम, और किसका सपना ले रहा है, स्क्वायल्स गेम, गिलहरी के गेम का, गिलहरी के खेल का वो सपना ले रहा है। इन ट्री रूम, ट्री के कमरे के अंदर, अदर देन दिस, जहां क्लासरूम के अंदर जो चल रहा है उन सबको छोड़ करके वो बच्चा सपने ले रहा है, और किसके सपने ले रहा है, ही इज ड्रीमिंग ऑफ हैविंग ए स्क्वायल्स गेम इन ट्री रूम, कि वो पेड़ के ऊपर गिलहरी का जो घोंसला उसने बना रखा है, घर उसने बना रखा है, उसके सपने लेकर के खेल रहा है। अब ये स्क्वायल्स गेम का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना, इसका मतलब ये है। अब बच्चों यहां पर देखिए दो वर्ड्स आए हैं, यहां है ट्री रूम, और ये बच्चे कौन से रूम में बैठे, क्लासरूम। तो यहां पोइट ने दो अपोजिट वर्ड्स को साथ ला करके खड़ा कर दिया। एक ट्री रूम विच इज एब्सोल्युटली इन द लैप ऑफ नेचर, जो प्रकृति की गोद के अंदर पेड़ के ऊपर घोंसला बनना, घर बनना, इसका मतलब कंप्लीटली नेचर के बीच में। और एक इनका क्लासरूम, इट मींस इन डर्ट, इन डर्टी एनवायरमेंट एंड इन स्लम। इनका क्लासरूम डर्टी एनवायरमेंट और स्लम के अंदर है। पोइट आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा है। तो कहता है एक छोटा बच्चा है जो सपनों के अंदर है, और वो स्क्वायल्स गेम के बारे में सोच रहा है, और यहां क्लासरूम के अंदर क्या घटित हो रहा है वो उसका इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चों इस तरह से ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था
फर्स्ट स्टेंजा था जिसके बारे में पोइट ने आप लोगों को बताया। अब आइए मैं आप लोगों को इसकी पोइटिक डिवाइसेस बता देता हूं। सबसे पहले बताओ रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा बार एक ही वर्ड रिपीट होता है तो उसको हम रिपीटेशन कहते हैं। तो आप अगर गौर करके देखेंगे तो फर्स्ट लाइन में देखिए फार फार, तो ये फार फार जो है इसको आप रिपीटेशन कहेंगे। उसके बाद है मेटाफर। मेटाफर और शिमली बच्चों दो चीजें होती हैं। कंपैरिजन किया जाता है आपस के अंदर। कंपैरिजन जब किया जाता है तो एक मेटाफर होता है और एक शिमली होता है। शिमली और मेटाफर में फर्क बता देता हूं आपको क्या होता है। शिमली जब भी आएगी तो वहां पर या तो लाइक या एज मिलेगा, लाइक या एज। जैसे इसके अंदर आया आपका सेकंड लाइन में लाइक रूटलेस वीड्स, तो ये जो लाइक आ गया ना इसको शिमली कहते हैं। और जब कंपेयर किया जाता है बगैर लाइक के तो फिर उसको मेटाफर कहा जाता है। तो अब यहां पर देखिए गस्टी वेव्स। अब जो गस्टी वेव्स है तेज हवाओं के लिए कहा गया है, ये इसका मतलब यहां एनर्जेटिक लाइफ के लिए कहा गया है, ये है। नेक्स्ट है पेपर स्विमिंग बॉय, बिल्कुल कमजोर बच्चा। पेपर स्विमिंग, पेपर से कंपेयर किया गया है, बच्चे को की सेहत को पेपर से कंपेयर किया गया है, तो ये भी मेटाफर है। रेड्स आईज, बच्चे को के लालच को, ग्रेडीनेस को उन्होंने रेड्स आई से कंपेयर किया गया। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? मेटाफर के फर्स्ट पैराग्राफ के। नेक्स्ट एंटीथीसिस आई है। अब एंटीथीसिस बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो अपोजिट फ्रेजेज या वर्ड्स साथ साथ आ जाते हैं तो उनको एंटीथीसिस बोलते हैं। अब यहां जरा गौर किया, ट्री रूम एंड क्लासरूम। अब ये दो वर्ड्स अलग अलग आए, ट्री रूम एंड क्लासरूम, इनको आप एंटीथीसिस कहेंगे। ट्री रूम कंप्लीटली इन नेचर एंड क्लासरूम कंप्लीटली इन स्लम्स। तो ये अपोजिट आइडियाज हैं दोनों के दोनों, इसलिए इनको एंटीथेसिस बोलते हैं। ये आपके पोएटिक डिवाइसेस चल रहे हैं। शिमली लाइक रूटलेस वीड्स। अब यहां पर जो लाइक आया है इसकी वजह से आप इसको क्या कहेंगे? शिमली कहेंगे, लाइक की वजह से। तो ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर आपके पोएटिक डिवाइसेस है। अब आप आइए सेकंड चलते हैं। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ पे स्टेंजा में आपने देखा कि पोइट ने किनको एक्सप्लेन किया है? बच्चों को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले टॉल गर्ल, सेकंड जो बच्चा वो पेपर स्विमिंग बॉय, एंड थर्ड कौन सा है? वो ट्विस्टेड बोन्स वाला बच्चा, थर्ड वो है, और चौथा है छोटा लिटिल बॉय, ये है। अब आप आइए अगले पैराग्राफ के अंदर पोइट आपको एक्सप्लेन कर रहा है किसके बारे में? अबाउट द क्लासरूम। क्लासरूम, फिजिकल अपीयरेंस क्लासरूम की कैसी है उसके बारे में बता रहा है। आइए, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, civilized डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज, बेल्ड फ्लावरी टायरोल्स वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street shield in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words. आइए, on shore cream walls, अब वो क्लासरूम के बारे में बता रहा है। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, कहते हैं कि जो वॉल्स ऑफ दिस क्लासरूम आर ऑफ क्रीम कलर। क्रीम कब होता है बच्चों? जब क्रीम कलर तब हो जाता है जब कई साल तक आप अगर पेंट नहीं करते हो, फ्रेश पेंटिंग नहीं होती है, या आप उनको सफाई नहीं करते हो रूम्स की, तो फिर उनका कलर जो होता है वो क्रीम कलर हो जाता है। शोर, शोर का मतलब बिटर स्मेल आ रही है उसके अंदर। सो द पोइट सेज दैट द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर ऑफ व्हाइट कलर, क्रीम कलर, एंड देयर इज ए बिटर स्मेल इन द वॉल्स। Donations के means there are some pictures which are hanging on the walls and perhaps absolutely those are gifted. डोनेशन मतलब यहाँ पर गिफ्ट है, शायद वो गिफ्ट के अंदर दी हुई होंगी। शेक्सपियर हेड, उनके अंदर सबसे पहले किसका आता है? शेक्सपियर का हेड आता है, शेक्सपियर की फोटो लगा के। अब बच्चों आपको पता है कि शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, राइटर रहे हैं इंग्लिश के, तो उनका हेड है। और क्लाउडलेस एट डॉन, civilized डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज। अब बच्चों इनकी दो मीनिंग्स आते हैं। एक तो आप जो मैं आपको सिंपल मीनिंग बता रहा हूं पहले उसको समझ लो। क्लाउडलेस एट डॉन मींस वहां पर सीनरी है, जैसे कि मॉर्निंग का समय है और आकाश शांत है। और दूसरा क्या है? सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज। और दूसरी एक ऐसी तस्वीर लग रही है जैसे कि सिविलाइज्ड डोम का मतलब होता है चीफ चर्च, मुख्य चर्च, उसकी पिक्चर लगी हुई हो। राइडिंग ऑल द सिटीज, जो हर शहर के अंदर है उसकी पिक्चर लगी हुई है। लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग है यहां पर शेक्सपियर जो है उसका हेड लगा हुआ है, और शेक्सपियर को आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, शेक्सपियर का हेड आगे से बेल्ड है। बेल्ड का मतलब क्या? गंजा है, वो उसके ऊपर बाल रही है, वो चमक रहा है। तो जो पहला है ये कह रहा है क्लाउडलेस एट डॉन,
सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो शेक्सपियर का सर है ना, दैट इज जस्ट लाइक ए राइजिंग सन। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो राइजिंग सन है, उठता हुआ सूर्य है। और क्योंकि वो भी सर्कल, सेमी सर्कल टाइप का है, आधा सर्कल जैसा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सूर्य उठ रहा है, सन राइजिंग सन है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द होरिजन, और ये होरिजन की तरफ बढ़ रहा है, हर शहर के पीछे लग रहा है। अब आप इसको सिंबॉलिक समझिए। शेक्सपियर के सर को पोइट ने सन से कंपेयर किया है। सन का काम क्या है कि जब सन आता है तो अंधेरे को रिमूव कर देता है। पोइट भी यहां पर यही कहना चाह रहा है कि शेक्सपियर का मतलब यहां पर यह है कि शेक्सपियर की जो फोटो लगी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि शेक्सपियर की फोटो लगने से इन बच्चों के अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा, इतना ज्ञान आ जाएगा कि इन बच्चों के जीवन का सब अंधकार खत्म हो जाएगा, जैसे कि सूर्य के आने से होता है। बेल्ड फ्लावरी टॉरल्स वैली। अब ये टायरोल्स वैली है, ये ऑस्ट्रिया के अंदर है। वहाँ की एक घाटी है, सुंदर है, फ्लावर्स है उसके अंदर, उसमें चर्चिज है, वहाँ का है। ये वहाँ पिक्चर्स लगी हुई है, ये सब गिफ्ट की पिक्चर्स है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मैप्स। अब बच्चों, ओपन हैंडेड मैप, मैप तो मैप होता है, फिर ओपन हैंडेड मैप्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ ये सिंबॉलिक मैप है। पोइट बता, ओपन हैंडेड मैप का मतलब मैप मेड बाय द पावरफुल पीपल्स एंड मेड बाय द रूलर्स। ऐसा वर्ल्ड का मैप जिसको लोगों ने अपने तरीके से बनाया, यानी कि बाउंड्रीज उन्होंने अपने तरीके से खींची। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा। भाई, हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में यही तो कोशिश की थी कि जर्मनी की बाउंड्रीज जो हैं, सीमाएं हैं, वो दूर दूर तक बढ़ा दे और कुछ कंट्रीज की सीमाओं को मिटा दे और उनकी जगह केवल और केवल जर्मनी की सीमाएं ही दिखाई। वो आज के जमाने में आप देखिए, चाइना लग रहा है, वो तिब्बत को मिटा दिया है उसने, तिब्बत की बाउंड्री को मिटा करके उसने केवल और केवल चाइना दिखा दिया वहां पर। अब आपके लद्दाख को वो अपने अंदर लेना चाह रहा है, उसी तरह से आपके अरुणाचल प्रदेश को अपनी सीमा में दिखा रहा है। तो बाउंड्रीज को, सीमाओं को वो अपने तरीके से खींचने की कोशिश करते हैं। तो पोइट भी यहां पर यही बता रहा है, कहता है कि वहां पर और भी नक्शे, जो मैप्स लगे हुए हैं, जो रूलर्स के द्वारा बनाए हुए हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। और वो मानते हैं ये कि ये दुनिया उनकी दुनिया है। ये उनकी दुनिया क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी बाउंड्रीज खींची है। किसी कंट्री की छोटी या बड़ी जो बाउंड्रीज है वो उन लोगों ने बनाई है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन पोइट कह रहा है कि आप ये जो ओपन हैंडेड मैप पावरफुल लोगों के द्वारा बनाई गई ये मैप यहां पर लगा रहे हो। अरे दीज मैप, दीज चिल्ड्रन, दीज विंडोज, इन बच्चों के लिए तो जो दुनिया है ना, दीज विंडोज, वो इनके क्लासरूम की विंडोज हैं। दिस मैप देयर नॉट देयर वर्ल्ड। ये जो मैप तुमने बनाया ये इन बच्चों का नहीं है। ये मैप तो पावरफुल लोगों का बनाया हुआ है। इन बच्चों का इनसे क्या लेना देना? ये प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, इन बच्चों का इन मैप से कोई लेना देना नहीं। इनका तो वर्ल्ड है वो तो इस क्लासरूम में, और इनकी जो खिड़कियां लगी हुई हैं केवल वहीं तक है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग। इन बच्चों का तो पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंटेड है। फॉग का मतलब होता है बेटा अनसर्टेन। फॉग जब धुंध होती है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो जिस तरह से धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता, वैसा ही इन बेचारों का भी फ्यूचर है, वो बिल्कुल अंधकार में है। इनका फ्यूचर, उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, या ये कहिए कि उसके अंदर कुछ भी निश्चित नहीं है। ए नैरो स्ट्रीट शील्ड इन विद ए लीड स्काई। अब इनके फ्यूचर के बारे में बता रहा, देखिए कैसा कहता है कि देयर फ्यूचर इज इक्वल टू, उनके फ्यूचर को नैरो स्ट्रीट से, एक तंग गली से कंपेयर किया गया कि इनका फ्यूचर तो एक ऐसी तंग गली है, तंग गली जैसा है जो आगे जाकर के बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, शील्ड है वो बंद हो जाते हैं। इनका फ्यूचर तो इस तरह से है जैसे कि एक तंग गली हो और जो आगे जाकर के बंद हो जाते हैं। आप देखिए, आप ये सोचते हो कि किसी तंग गली में घुस गए, आप ये सोचते हो आगे जाकर के चौड़ी होगी, आगे बड़ा आंगन आएगा, ओपन स्पेस होगा, ग्रास लैंड होगा, आप ये उम्मीद करके उसके अंदर घुस जाते हो। लेकिन वो तो आगे जाकर के बंद हो गई। यानी कि इनके जीवन में तकलीफें शुरुआत में फॉग था और आगे जाकर के वो फॉग ही चल रहा है, और इनका लाइफ आगे जाकर के बंद हो गया, खुशियां इनके जीवन में नहीं है। एंड विद ए लीड स्काई, और इनका फ्यूचर पूरे का पूरा। लीड स्काई क्या होता है बच्चों? लीड स्काई का मतलब होता है जहां इंडस्ट्रीज होती हैं वहां से जो पीला धुआं आकाश के अंदर हो जाता है, उसकी वजह से ग्रे और पीला धुआं होकर के आकाश पूरे का पूरा क्या बन जाता है? ग्रे बन जाता है। तो उस ग्रे स्काई से, यानी कि पूरे का पूरा पोल्यूशन से इनका लाइफ और इनका फ्यूचर घिरा हुआ है।
फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बच्चे तो दूरबीन का जीवन तो बिल्कुल ही नदियों से, केप्स का मतलब होता है आइलैंड्स, आप बोल सकते हो इनको, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स बुक्स, और स्टार्स का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टार्स किसके अंदर दिखाई देते हैं, अंधेरे के अंदर दिखाई देते हैं। तो कहता है ये बच्चे तो बहुत बहुत दूर है नदियों से, आइलैंड्स से और पुस्तकों से, जो इनके जीवन को ब्राइट कर सकता है, जो इनके जीवन में प्रकाश ला सकता है, ये उन चीजों से बहुत बहुत दूर है। तो इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर पोइट ने इनके क्लासरूम को एक्सप्लेन किया और इसने बताया कि इनका फ्यूचर किस तरह से अंधकार में है। आइए इसकी पोइटिक डिवाइसेस हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप आइए, इसके अंदर मेटाफर है, मैप। मैप जो है ये मेटाफर है अपने आप के अंदर, मैप जो है ये मेटाफर है। और मैप किसका मेटाफर है, पावरफुल पीपल्स का, लोगों के द्वारा बनाए हुए मैप्स का। ए नैरो स्ट्रीट, ये बच्चों के फ्यूचर से कंपेयर की गई है कि एक नैरो स्ट्रीट की तरह से इनका फ्यूचर, और वो भी आगे जाकर के बंद हो जाता है। और अगला है लीड स्काई। लीड स्काई होता है ग्रे कलर का आकाश, इसका मतलब पोल्यूशन से भरा हुआ। ये सब के सब मेटाफर्स है। रिपीटेशन, फार फार, दोबारा आ गया फार फार, इसको रिपीटेशन आया है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ के अंदर। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and some and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. Yes, surely Shakespeare is wicked. पोइट कह रहे हैं श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। अब बता रहे हैं कि शेक्सपियर विकेड, विकेड का मतलब मैंने आपको लिया था बुरा, हाँ शेक्सपियर बुरे हैं। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप आप लोगों ने यहां पर बना रखा ओपन हैंडेड मैप, ये इन बच्चों के लिए एक गलत एग्जाम्पल है, इसकी जरूरत नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दम टू स्टील, आप लोगों ने इस मैप के अंदर शिप्स दिखा रखे हैं, जहाज दिखा रहा है, और जहाज किसका प्रतीक है, ट्रेवलिंग का। सन दिखा रखा है, सन किसका प्रतीक है, सीजन्स का, गर्मी का। एंड लव किसका प्रतीक दिखा रखा है आपने, ह्यूमन बीइंग के बीच में लव। ये सब चीजें आप लोगों ने इस मैप के अंदर दिखा रखी है। अब बच्चों यहां अगर आप गौर करके देखिए तो शेक्सपियर को बुरा कहा है, क्यों भाई, क्योंकि शेक्सपियर को इसलिए बुरा कहा है क्योंकि शेक्सपियर की जितने भी ड्रामाज हैं उन सब का थीम एक ही निकलता, और वो क्या, लव एट फर्स्ट साइट। शेक्सपियर के ड्रामाज की एक विशेषता है कि उसके ड्रामाज में जैसे हीरो और हीरोइन की आई कांटेक्ट होता है, पहली नजर जब से ही मिलती है, दे फॉल इनटू लव, वो उसी वक्त प्यार कर बैठते हैं। ये शेक्सपियर के ड्रामाज की विशेषता होती है। तो शेक्सपियर एक तरह से लव थीम है शेक्सपियर का। तो आप शेक्सपियर को दिखा रहे हो यहां पर, ये इन बच्चों के किसी काम का नहीं, क्योंकि शेक्सपियर क्या बता रहा है, लव बता रहा है। इन बच्चों ने तो ना तो किसी से लव किया और ना ही किसी और ने इनसे लव किया। इन बच्चों को लव से कोई लेना देना नहीं है। नाइदर दे आर लव्ड नोर दे लव एनीबॉडी, ना ही तो किसी ने इनसे प्यार किया और ना ही ये किसी से प्यार करते हैं। मैप भी बैड एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि वो मैप इनका नहीं है, वो तो पावरफुल लोगों के द्वारा बनाया हुआ मैप है। आप जो इनको शिप्स, सन और ये लव दिखा रहे हैं, ये इन बच्चों को कोई एजुकेट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप इन बच्चों को चोर बना रहे हो, इलीगल काम करवा रहे हो, ये सब चीजें दिखा करके। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाई दीज आर एक्साइटिंग देम टू स्टील, ये इनको स्टील करने के लिए क्यों उत्तेजित करते हैं। समझो बच्चों इन चीजों को, क्योंकि ये बच्चे इनकैपेबल हैं, योग्य नहीं हैं। They have neither talent nor power to gain all these things. शिप्स को और वातावरण का एंजॉय करना, ट्रेवलिंग करना और वातावरण को एंजॉय करना इन बच्चों के बस का नहीं है। ना ही तो ये इन चीजों को खरीद सकते हैं, ना ही इन बच्चों में एबिलिटी है। तो जब इनमें एबिलिटी नहीं और जब वो चीजें आप इनके सामने लेकर के आते हो, तो फिर ये बच्चे उनको चोरी करने की सोचते हैं। इसलिए पोइट कहता है कि इन बच्चों को ये सब चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स प्रोवोक देम टू डू समथिंग इलीगल। ये चीजें इनको उत्तेजित करते हैं कुछ करने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन बनता है, ये आप आंसर यही देंगे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अचीव देम, दे हैव नो पावर टू अटेम्प्ट देम, सो दे ट्राई टू गेट देम बाय इलीगल मीन्स। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. देखिए कितना
मिजरेबल कंडीशन यहां पर पोइट ने इनको दिखाने की कोशिश की। कहते हैं कि इनके जीवन स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, चुपके से, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स का मतलब होता है बच्चों नैरो होल्स, छोटे छोटे स्मॉल हाउसेज, बहुत छोटे छोटे हाउसेज। होल्स का मतलब बिल कहा गया है यहां पर, बिल को, इनके छोटे छोटे घरों को बिल कहा गया है यहां पर। कहता है कि इनका जीवन चुपके से इन्हीं छोटे छोटे घरों के अंदर सिकुड़ जाता है। छोटे छोटे घर हैं एंड दे आर फुल ऑफ कैपेसिटी, यानी कि ह्यूमन बींग्स से वो खचाखच भरे हुए हैं। और इसलिए इनका जीवन क्या है, फॉग टू एंडलेस नाइट। इनका जीवन धुंध से शुरू होकर के एंडलेस नाइट, एक ऐसी नाइट में जाकर के खत्म हो जाता है जिसका कभी अंत ही नहीं होता, अंधेरे में ही खत्म हो जाता है। यहां पर फॉग का मतलब दिन है और एंडलेस नाइट तो अंधेरा हो ही गया। या आप ये कहिए मॉर्निंग टू इवनिंग, या ये कहिए फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इन बच्चों का तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक अंधेरा ही अंधेरा होता है। फॉग के बाद हम ये सोचते हैं कि लाइट आ जाएगी, लेकिन इनके जीवन में प्रकाश नहीं आना, इनके जीवन में कभी खुशी नहीं आना। ये और ज्यादा अंधकार के अंदर, और ज्यादा तकलीफों के अंदर, और ज्यादा टॉर्चर्स के अंदर, और ज्यादा ट्रबल्स के अंदर फंसते चले जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass। अब इनकी फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है। कहता है कि ये बच्चे कितने कमजोर है। देखिए ऑन देयर स्लैग हीप्स, ये बच्चे वेस्ट मटेरियल के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं। और वहां पर क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया, स्लम एरिया है, तो यही चीजें मिलेंगी वहां पर। देयर यस दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। अब बताइए, कहता कि शर्ट जो है ना इनकी, वो शर्ट की जगह इनकी स्किन ही है। और वो स्किन ऐसी है कि उसके बाहर इनकी बोन्स झांक झांक करके देख रहे। इट मीन्स बोन्स आर विजिबल थ्रू देयर स्किन। इनकी चमड़ी के अंदर से ही इनकी बोन्स दिखाई दे रही है। इतने कमजोर हैं कि इनकी एक एक पसलियां, रिब्स और हड्डियां दिखाई दे रही है स्किन के अंदर से ही। आगे क्या कहता है, एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास। और जो इनकी चश्मा है स्पेक्टेकल्स, वो किसकी है, स्टील, वो लोहे की है, आयरन मेड है वो। और विद मेंटेड ग्लास, और उनके जो लेंसेज हैं दोज आर मेंटेड, वो रिपेयर्ड हैं, वो लोहे की बने हुए रिपेयर्ड। इसका मतलब दोज आर नॉट कंफर्टेबल, वो आरामदायक नहीं है। लाइक बोटल बिट्स ऑन द स्टोन्स, लाइक का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब सिमिली है। लाइक बोटल बिट्स, उनके जो शीशे हैं, जो लेंसेज हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि किसी बोतल को आप स्टोन पर तोड़ देते हो और जो उसके टुकड़े होते हैं वो उनके उन जैसे टुकड़ों जैसे ग्लासेज उनके चश्मा के अंदर लगे हुए हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सिंबॉलिक लोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि शीशा आप बोतल पत्थर पर देते हो तो सब कुछ टूट जाता है। उसी तरह से शायद इन बच्चों का भी फ्यूचर और इनके प्लीजर से सब कुछ छिन्न भिन्न हो गई हैं, बिखर गई हैं। इनके लाइफ के अंदर प्लीजर नाम की कोई चीज नहीं है। पॉइंट आपको ये बताना चाहते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स। कहता है कि इनका सारा समय यहीं पर गुजर जाता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, स्पेस प्लेस है, टाइम समय है, इनका सारा समय इसी स्थान के ऊपर, इसी स्लम के अंदर ही गुजर जाता। फ्रॉम जन्म टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक यहीं पर इन्हीं स्लम्स के अंदर इनका गुजर जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसलिए आप जो ये मैप बना रहे हो ना, उनके अंदर जहां जहां स्लम्स है वो बड़े बड़े ब्लॉट्स बना, ब्लॉट्स का मतलब होता है धब्बा, बड़े बड़े निशान बना दो ताकि ये पता लगे कि ये जो तुमने सुंदर दुनिया बना रखी है, जो रिच लोगों की दुनिया है, इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे धब्बे भी हैं, बड़े बड़े धब्बे भी हैं जो किसके बराबर है, बिग एज डूम, जो मृत्यु के बराबर के हैं, कि इनके अंदर रहना मृत्यु जैसा लगता है। ये भी आप इनके मैप के अंदर बनाइए। तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ था। तो थर्ड पैराग्राफ की आइए हम पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं। मेटाफर है क्रैम्प्ड होल्स, छोटे छोटे घरों को इनके क्रैम्प्ड होल्स पुकारा गया। छोटे छोटे घर जो पूर्ण रूप से लोगों से भरे हुए हैं। फॉग, जो फॉग है वो इनको डे से कंपेयर किया गया है और फिर एंडलेस नाइट आ गई है। फॉग भी यहाँ पर मेटाफर है। एंडलेस नाइट ये ट्रबल्स है, दुखों को कहा गया है एंडलेस नाइट्स को। शिमली आई है लाइक बोटल बीट्स है। अब यहां पर ये लाइक आ गया, देखिए ये भी एक कंपेयर है इनका, इनके तकलीफों को बोटल बिट्स से कंपेयर किया गया है और यहां पर लाइक का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां पर लाइक का प्रयोग नहीं किया गया। ये भी कंपेरिजन है और ये भी कंपेरिजन है, क्योंकि यहां पर लाइक का प्रयोग हुआ है इसलिए ये शिमली है, लेकिन यहां पर शिमली नहीं है, वो उनको मेटाफर कहा गया है। आइए नेक्स्ट, अब लास्ट पैराग्राफ है।
Unless governor inspector visitors, this map become their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs, brick o brick open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history there whose language is the sun. आइए अब इस पैराग्राफ के अंदर पोइट इज मेकिंग अपील टू द गवर्नमेंट, टू द ऑफिसर्स एंड विजिटर्स, मीन्स लाइक मी एंड यू। पोइट यहां पर अब रिक्वेस्ट करता है सरकार से, अधिकारियों से और पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है कि आप इन लोगों के जीवन स्तर को, इनके लेवल को उठाइए, बढ़ाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। कहता है कि सुनो, ये जो तुम्हारा मैप है ना, जो तुम पावरफुल लोगों ने बना रखा है, ये मैप जो नक्शे तुम लोगों ने बना रखे हैं दुनिया के बाउंड्रीज के, ये मैप आप इन बच्चों के मैप बना दीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि क्योंकि ये कार्य पावरफुल लोगों से होता है, तो आप इन लोगों को भी पावर दीजिए, इन लोगों को भी वो फैसिलिटीज दीजिए जिन फैसिलिटीज को आप एंजॉय करते हैं, इन लोगों को भी आपकी खुशियों में शेयर करवाइए। तो ये जो दुनिया है, जो संसार, आपका संसार आप जिसको पुकारते हो, वो संसार इन बच्चों का भी संसार बनाइए, ताकि ये बच्चे भी इस संसार का एक हिस्सा बन पाए। तो पोइट यहां रिक्वेस्ट करता है गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स से, यू ऑल आर काइंडली रिक्वेस्टेड दैट ऑल द फैसिलिटीज एज यू ऑल आर प्रोवाइडेड काइंडली शेयर दीज फैसिलिटीज एंड पावर्स टू दीज पुअर चिल्ड्रन आल्सो। इन गरीब लोगों को और इन बच्चों को भी वो पावर्स और वो फैसिलिटीज शेयर करिए। लेकिन इन बच्चों का तो क्या है, बिकम देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स ब्रिक ओ ब्रिक। और ये जो विंडोज, इनकी जो विंडोज है, जो इनके क्लासरूम की जो विंडो है, इनको पोइट ने क्या पुकारा है, कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब, कैटाकॉम्ब क्या होता है बच्चों, जो ग्रेव होते हैं धरती के नीचे डेड बॉडी को रखने के लिए, इस क्लासरूम को और इन विंडोज को पोइट ने कैटाकॉम्ब कहा है। और वो कहता है अरे ब्रिक ब्रिक ओ ब्रिक दीज विंडोज एंड दीज कैटाकॉम्ब्स। ये जो कैटाकॉम्ब बच्चों की जो तुमने ग्रेव बना रखे हैं, कि ग्रेव जैसे ये क्लासरूम बना रखे हैं, इनको तोड़ दो, तोड़ दो इन बच्चों को, और शहर से इनको ग्रीन फील्ड्स के अंदर लेकर के जाओ, इन बच्चों को प्रकृति की गोद में घुमाओ इनको। ब्रिक ओपन टिल दे ब्रिक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इन बच्चों को टाउन में ले जाइए, उसके बाद ग्रीन फील्ड्स के अंदर ले जाइए, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स। और इन बच्चों को नीले अजूर, अजूर का मतलब ब्लू स्काई, खुले नीले आकाश के अंदर घुमाइए, एंड गोल्ड सैंड। और गोल्ड सैंड क्या है, भूरा भूरा बालू मिट्टी, भूरी भूरी बालू मिट्टी। ये कहां होती है, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे इन बच्चों को घुमाइए। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स। और इनको बुक्स का मतलब यहां पर लैंग्वेज चलिएगा, इनको खुला अपनी भाषा के ऊपर बोलने दीजिए, इनको आजादी दो बोलने की। लेट देम स्पीक वट एवर दे लाइक, इनको बोलने की आजादी दीजिए। इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ऑफन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। इनको अब यहां पर फिर मेटाफर आ गया, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। व्हाइट लीव्स कौन से हो गए, बुक्स। ग्रीन लीव्स क्या हो गए, फॉरेस्ट एंड नेचर। तो कहता कि इनको एंजॉय करने दो, बुक्स को एंजॉय करने दो इनको, और नेचर को एंजॉय करने दो इनको। और आगे पोइट क्या कहता है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है, हिस्ट्री बिलोंग्स टू ओनली दोज पीपल हु लिव्स लाइक द सन, जिनकी भाषा सन होती है, जो सन की तरह से जीते हैं, जो धरती पर उतने ही आजाद रहते हैं जैसे कि आकाश में सन अपनी मर्जी से रहता है। तो इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो प्रकृति का आनंद लेते हैं, जो सूर्य की तरह से आजाद होते हैं। अगर आप लोगों को भी इन बच्चों का उत्थान करना, इनको अपलिफ्ट करना है, इनका स्टैंडर्ड राइज करना है, तो आप इनको जो फैसिलिटीज आप प्राप्त कर रहे हैं, जिनको आप एंजॉय करते हैं, इन बच्चों को भी वो फैसिलिटीज आप दीजिए। तो बच्चों, ये आपकी पोएम थी, इसके वर्ड मीनिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके जो पोइटिक लिटरेरी डिवाइसेज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इस फोर्थ स्टेंजाज का और देखते हैं। एंटीथीसिस आ गया, यहां पर दो वर्ड्स आए हैं बच्चों, यहां पर गौर कीजिए। एजूर स्काई, एजूर का मतलब है नीला आकाश, और एक आया था लीड स्काई। लीड स्काई मैंने आप लोगों को, फोगी या लीड स्काई मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके बहुत अधिक धुआं से आकाश ग्रे कलर का हो जाता है, उसको लीड स्काई कहा है। और अब लास्ट में ये कह रहा है एजूर,
अजूर का मतलब होता है स्काई होता है, ब्लू स्काई होता है। एक ये ब्लू स्काई कौन सा होगा, समुद्र के ऊपर का जो स्काई हो, ये बिल्कुल साफ सुथरा स्काई, और ये बिल्कुल फुल ऑफ पोल्यूशन स्काई। तो इनको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहां पर भी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी आया था एंटीथीसिस, ट्री रूम और क्लासरूम, ये दो अलग अलग थे। तो उसी तरह से यहां पर भी दो डिफरेंट मीनिंग्स वाले वर्ड्स आए, इनको एंटीथीसिस कहेंगे, ये एंटीथीसिस है। उसके बाद आप आइए मेटाफर्स पर, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। अब व्हाइट लीव्स किसके लिए, बुक्स के लिए, ग्रीन लीव्स किसके लिए, नेचर के लिए। तो पोइट कहता कि इन बच्चों को इन दोनों लीव्स का ही आनंद लेने दीजिए, इनको बुक्स भी पढ़ने दीजिए, नॉलेज भी आए इनको, और प्रकृति की गोद में भी ये बहुत कुछ सीखे। एक है बच्चों इसके अंदर एनाफोरा। एनाफोरा मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूं। एनाफोरा का मतलब होता है जब दो पंक्तियां सेम वर्ड से स्टार्ट होती हों। तो आप यहां पर देखिए इस बुक के अंदर लास्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन, रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, एंड नेक्स्ट लाइन है रन नेक्ड। इसका मतलब दोनों ही लाइन्स रन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, रन एंड रन, रन अजोर एंड रन नेक्ड। तो अगर दो पंक्तियां दो लाइन्स सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, एनाफोरा बोलते हैं। और नेक्स्ट है राइम स्कीम। इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने कोई राइम स्कीम इसके अंदर देखी है। ऐसी पोएम जिसके अंदर कोई राइम स्कीम ही ना हो, उस पोएम को हम कहते हैं द पोएम हैविंग फ्री वर्ड्स, या आप दूसरे शब्दों में कह दीजिए दिस पोएम हैज नो डेफिनेट राइम स्कीम। पोएम के अंदर कोई डेफिनेट राइम स्कीम नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये पोएम आज हमारी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आप इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के देख सकते हैं। आपको पसंद आई है पोएम तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके, हैव ए गुड डे।